नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं जया सिन्हा। अहम खबरों में विराटनगर एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन आज, तो वहीं डीडी न्यूज की टीम को मिला रामनाथ गोयनका पुरस्कार। तो वहीं केंद्रीय मंत्रियों का जम्मू कश्मीर का दौरा जारी। अगले घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त रूप से विराटनगर एकीकृत चेक पोस्ट का करेंगे उद्घाटन। सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस चेक पोस्ट के खुलने से आपसी व्यापार और लोगों की आवाजाही में मिलेगी मदद। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन। भाजपा और कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी सूची। भाजपा ने नई दिल्ली सीट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सुनील यादव और कांग्रेस ने रोमेश सब्बरवाल को मैदान में उतारा। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी आज एक प्रतिनिधिमंडल के साथ करेंगे कश्मीर का दौरा। जनसंपर्क अभियान के तहत कई केंद्रीय मंत्री आज जम्मू के कई इलाकों की करेंगे यात्रा। पूर्व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा निर्विरोध चुने गए बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष। पीएम ने नड्डा को बधाई देते हुए उनकी अगुवाई में पार्टी के और ज्यादा विस्तार की जताई उम्मीद। नड्डा ने कहा, पार्टी को और बड़ा बनाने के लिए करेंगे पूरी शिद्दत के साथ काम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने के लिए प्रदान किए रामनाथ गोयनका पुरस्कार। डीडी न्यूज के धीरज कुमार, मोरमुकुट शर्मा और स्वर्गीय अच्युतानंद साहू को भी मिला सम्मान। छत्तीसगढ़ में नक्सली धमकी के बीच की थी चुनावी रिपोर्टिंग। कवरेज के दौरान नक्सलियों के साथ गोलीबारी में शहीद हो गए थे अच्युतानंद साहू। ऑस्ट्रेलिया में जबरदस्त धूल भरे तूफान के महज 24 घंटों बाद दिखा मौसम का एक और विकराल रूप। दक्षिणी पूर्वी इलाकों में गोल्फ की गेंद जितने आकार के पड़े ओले। मौसम विभाग ने सिडनी, वोलंगोंग और न्यूकासल में तेज हवाओं, ओलावृष्टि और भारी बारिश की जताई आशंका। और आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट रैंकिंग में बल्लेबाजी में कप्तान विराट कोहली पहले और रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर बरकरार। बुमराह गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर। और ऑस्ट्रेलिया ओपन के पहले दिन कल सभी शीर्ष खिलाड़ियों ने अपने अपने मैचों में हासिल की जीत। रॉजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, सेरेना विलियम्स और एशले बार्टी ने पार की पहले दौर की चुनौती। और आइए अब देख लेते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेपाली समकक्ष केपी शर्मा ओली आज विराटनगर एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन करेंगे। दोनों प्रधानमंत्री संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन करेंगे। इस चेक पोस्ट को 260 एकड़ जमीन पर करीब 150 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट में सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। इसे प्रतिदिन लगभग 500 ट्रकों के आवागमन के लिहाज से डिजाइन किया गया है। पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए बड़े पैमाने पर भू निर्माण और वृक्षारोपण भी किया गया है। गौरतलब है कि जोबगानी विराटनगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बिंदु दोनों देश के बीच महत्वपूर्ण व्यापार बिंदुओं में से एक है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रक्रिया तेज हो चली है। चुनाव के लिए उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। उम्मीदवारों द्वारा नामांकन वापस लिए जाने की अंतिम तारीख 24 जनवरी है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए 8 फरवरी को मतदान होना है। मतगणना 11 फरवरी को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 10 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। सूची के मुताबिक सुनील यादव नई दिल्ली सीट से, शाहदरा से संजय गोयल, राजौरी गार्डन से रमेश खन्ना, दिल्ली कैंट से मनीष सिंह, मेहरौली से कुसुम खत्री पार्टी के उम्मीदवार होंगे। और कांग्रेस ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कल 7 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी।
कांग्रेस ने सूची में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से रोमेश सभरवाल को मैदान में उतारा है। इस सूची में तिलक नगर से एस रामिंदर सिंह बुमराह, राजेंद्र नगर से रॉकी तुसीद, बदरपुर से प्रमोद कुमार यादव उम्मीदवार होंगे। पार्टी ने बीते शनिवार 70 विधानसभा सीटों में से 54 के उम्मीदवारों की घोषणा की थी। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज नई दिल्ली विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कल उन्होंने नामांकन करने से पहले एक रैली की शुरुआत की। हालांकि पदयात्रा और रैली में ही समय खत्म हो जाने की वजह से कल वो अपना नामांकन नहीं कर सके। और जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी आज एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कश्मीर का दौरा करेंगे और वहां जारी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत आज जम्मू के विभिन्न ब्लॉकों का दौरा करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं उर्मिलेश भट्ट कठुआ से। उर्मिलेश, किस तरह से आप देख रहे हैं जो केंद्रीय मंत्रियों का ये दौरा जारी है, किस तरह का वहां से आपको फीडबैक मिल रहा है, कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं जो आम नागरिक हैं वहां के, सीधे इन मंत्रियों से बातचीत करने से और सीधे अपनी बात उनके सामने रखने पर? जी जया, अगर मंत्री समूह की बात करें तो आउटरीच प्रोग्राम के तहत जो केंद्रीय मंत्री हैं वो जम्मू और कश्मीर के दौरे पे हैं। 18 तारीख से कार्यक्रम शुरू हुआ था और आज जो है 21 तारीख हो गई। आज बहुत सारे केंद्रीय मंत्री जम्मू और कश्मीर में हैं। साथ ही कहा जाए कि यहाँ के जो लोग हैं, जो स्थानीय निवासी हैं यहाँ के, वो अपने जन नायकों को देखने के लिए काफ़ी उत्साह है। बहुत जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ जो मंत्री हैं उनका भव्य स्वागत हो रहा है। साथ ही जो अन्य जो लोग हैं जो यहाँ स्थानीय निवासी हैं, चाहे बुजुर्ग हों, बच्चे हों, नौजवान हो, महिलाएं हैं, वो एक झलक देखने के लिए काफ़ी उत्साहित है। साथ ही यहाँ पे जितने भी जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों में मंत्री पहुँच रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं। और 370 और 35 से हटाने के बाद जब से यहाँ पे उपराज्यपाल शासन हुआ है, काम में तेजी आई है। लेकिन उम्मीद है कि जब मंत्री समूह पूरा यहाँ घूम रहा है, जन जन तक पहुँच रहा है, आखिरी पिछड़े गांव तक जा रहा है, तो विकास में और तेजी आएगी। और जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं वो अपने जन नायकों की एक झलक देखने के लिए इतने उत्साहित है। भारी से भारी भीड़ उनकी जनसभाओं में हो रही है। साथ ही जया, एक बात और कहना चाहूंगा कि जो केंद्रीय मंत्री जहां जा रहे हैं, चाहे ब्लॉक तहसील स्तर पे जा रहे हैं, वहां जो विकास कार्यों की नींव है उनका भी शिलान्यास कर रहे हैं। जया, बिल्कुल उर्मिलेश जी, जो आउटरीच कार्यक्रम है इसमें खास तौर पर यह ध्यान दिया जा रहा है कि सिर्फ शहर नहीं बल्कि सुदूर इलाकों तक भी जो ये मंत्रीगण हैं वो जा रहे हैं और ग्रामीणों से सीधे बातचीत कर रहे हैं। किस तरह से आप देखते हैं जो बदलाव आप वहां पर जमीनी स्तर पर महसूस कर रहे हैं? हाल ही में अभी रविवार को जिस तरह से पीयूष गोयल ने ये अनाउंसमेंट की है कि बहुत जल्द एक बड़ा औद्योगिक पैकेज दिया जाएगा कश्मीर को और एक बड़े पैमाने पर निवेश की तैयारी भी की जा रही है जम्मू कश्मीर में। जी बिल्कुल, यहाँ की जो जनता है इस को देख करके काफ़ी उत्साहित है। साथ ही अलग अलग जो मंत्री हैं जया, चाहे वो स्मृति ईरानी है, कल जनरल बीके सिंह यहाँ पे थे, उन्होंने बहुत सारी जो सड़क से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनको सुना है। स्मृति ईरानी ने टेक्सटाइल की बात की है कटरा में, परसों स्मृति ईरानी जी थे। आज किरण रिजिजू यहाँ पे हैं, खेल मंत्री हैं। साथ ही यहाँ पे जो है शेखावत है, गजेंद्र सिंह शेखावत, आज यहाँ पे अनुराग ठाकुर हैं। तो बहुत जो केंद्रीय मंत्री हैं जो छोटी छोटी जो परियोजनाएं हैं या अलग अलग जो परियोजनाएं हैं उनकी भी घोषणा कर रहे हैं। विकास की जो तमाम जो लहर है वो यहाँ पे एक तरीके से विकास की जो उम्मीदें हैं लोगों की, उस पर कहीं ना कहीं यहाँ जो केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं उनकी उम्मीदें में कहीं ना कहीं वो जो है उनके विश्वास को और मजबूत कर रहे हैं। जया, बिल्कुल उर्मिलेश, साथ ही अगर हम बात करें वहां पर
के उत्तर भूलने लगते हैं। At times, we go blank after receiving a question paper. How do we overcome such a situation? आप बोझ लेकर के अगर एग्जामिनेशन हॉल में गए हैं तो सारे प्रयोग बेकार जाते हैं। आत्मविश्वास लेकर के जाना है। जितना आत्मविश्वास भरा हुआ होगा आप बहुत सरल, और कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसके टीचर ने ये ना समझाया हो कि भाई 10 सवालों का जवाब देना है, तुम्हारे पास 1.5 घंटा है, तो ऐसा करो सबसे सरल है उसको पहले सिलेक्ट करो, उसका जवाब दे दो ताकि कम समय में काम। ऐसा ही कहते हैं ना, ऐसा ही सिखाते हैं ना। 1 2 3 4 कोई नहीं कहता है। 6ठे नंबर का सवाल ठीक लगता है तो पहले 6ठे का कर लो ताकि बाद में समय बच जाए। मैं भी आपसे कहूँगा कि हम एक बार सरल चीज़ को हाथ लगाएंगे तब तक आप एकदम से उसके साथ एकमस्ट हो जाते हैं। एकस्टम हो जाते हैं तो आप बड़ी सरलता से चीज़ों को चलाते हैं, और इसलिए आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। एग्ज़ाम को ज़िंदगी में बोझ कभी बनने मत देना। अगर ये कर लिया तो मैं नहीं मानता हूँ कि आपको जो 2 मिनट शुरू में जाती है गड़बड़ कर जाती है। दूसरा, अगर फोकस एक्टिविटी है तो कठिनाई बहुत कम रहती है। कभी कभी क्या होता है, मन भटकने लगता है, फिर लगता है कि ये क्या कर रहा है। अच्छा, उसने पहला सवाल उठाया, छोड़ो अगल बगल में कौन करता है, आपको क्या करना है उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। 1 मिनट में आपके पास गाड़ी चलना लग जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए नया सवेरा के साथ। पैसा कमाने के साथ साथ टैक्स प्लानिंग भी करना जरूरी है। मैंने अपनी टैक्स सेविंग के लिए LIC को चुना और अब बेफिक्र हूँ। LIC है तो भला कहीं और क्यों जाना। Bloody VIP कल्चर। हम लोग का टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? हम में क्या कमी है? दीदी, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, पर व्हाट टू डू? What to do? अभी दिखाती हूँ। ट्वीट करके बैंड बजाती हूँ VIP। आपके फोन में इंटरनेट है? What do you mean? डिजिटल इंडिया है दीदी। VIP मतलब वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। अरे ऑनलाइन जाइए, फास्टैग स्टिकर खरीदिए और यहाँ गाड़ी पे चिपका दीजिए और देखिए भारत के हर हाईवे का फाटक आपके लिए कैसे फटाक से खुल जाएगा। आप इंटेलिजेंट हैं तो आप भी VIP बन सकती हैं दीदी। आधा घंटा आपके पास, ट्वीट करिए। फास्टैग स्टिकर लगाओ, आगे बढ़ो, इंडिया को आगे बढ़ाओ। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को कल सर्वसम्मति से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। पार्टी के चुनाव प्रभारी राधा मोहन सिंह ने उन्हें निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र दिया। पीएम मोदी ने नड्डा का नए अध्यक्ष बनने पर अभिनंदन किया। इसके बाद पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने नड्डा को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने नड्डा को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि पार्टी अपने राजनीतिक आदर्शों और मूल्यों को लेकर आगे बढ़ेगी और उसका विस्तार होता रहेगा। श्री जगत प्रकाश नड्डा जी वर्ष 2019-22 के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर सर्वानुमति से निर्वाचित हुए और इसी के साथ जेपी नड्डा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। दिल्ली स्थित पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय पर संगठनात्मक चुनाव के प्रभारी राधा मोहन सिंह ने उनके निर्विरोध निर्वाचित होने का ऐलान किया। इसके बाद अभी तक पार्टी के अध्यक्ष रहे अमित शाह नड्डा को मंच तक लेकर गए और फिर चुनाव अधिकारी ने उन्हें जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। जीत के बाद नड्डा को बधाइयों का तांता लग गया।
प्रमाण पत्र लेने के बाद अमित शाह नड्डा को पार्टी अध्यक्ष के कमरे तक लेके गए, जहां नए अध्यक्ष ने औपचारिक तौर पर पार्टी अध्यक्ष का पदभार संभाला। इस मौके पर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नड्डा का अभिनंदन करने के लिए बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। जेपी नड्डा और अमित शाह ने पीएम मोदी की अगवानी की। समारोह में सबसे पहले पीएम मोदी ने नड्डा का नए अध्यक्ष बनने पर अभिनंदन किया। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी समेत तमाम नेताओं ने उनका अभिनंदन किया। पीएम मोदी ने नड्डा को बधाई दी और आशा जताई कि पार्टी अपने राजनीतिक आदर्शों और मूल्यों को लेकर आगे बढ़ेगी और उसका विस्तार होता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की आशा अपेक्षाओं के अनुरूप अपने आप को ढालेगी, अपने आप का विस्तार करेगी। प्रारंभ से ही पार्टी का स्वभाव रहा कि पार्टी हॉरिजॉन्टली जितना विस्तार कर सके करते रहना और दूसरी तरफ कार्यकर्ता का विकास नई नई ऊंचाइयों को पार करता चले। प्रधानमंत्री के अलावा अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी समेत तमाम नेताओं ने नड्डा को बधाई दी। एक सामान्य कार्यकर्ता से अपनी कैरियर की शुरुआत करने वाले जगत प्रकाश जी को हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कर निर्विरोध चुना है। कि नड्डा जी, आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी राज्य आते हैं, सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहराने में कामयाबी हासिल करे। हमारे पार्टी की ये विशेषता है कि कार्यकर्ता के रूप में छोटे स्तर पर काम करने वाला हमारा कार्यकर्ता भी इस पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है। यही हमारी पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता है। नए अध्यक्ष नड्डा ने सभी का आभार जताया और भरोसा दिलाया कि वो पूरे परिश्रम के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं एक ही बात का उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो कुछ भी ताकत सामर्थ्य मेरे में होगा, दिन रात एक करके मेहनत की प्रकाष्ठा करते हुए, और मेहनत की प्रकाष्ठा खुद ही नहीं, आप सब लोगों के साथ मिल करके करते हुए भारतीय जनता पार्टी को उत्कर्ष की स्थिति में ले चलेंगे। इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं। इससे पहले आज सुबह ही पार्टी अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन का काम शुरू हुआ। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी तथा कई मुख्यमंत्री एवं नेताओं ने नामांकन की प्रक्रिया के दौरान नड्डा के नाम का प्रस्ताव किया। पार्टी के तमाम नेताओं ने नड्डा के चुने जाने पर खुशी जताई। अमित जी ने एक बहुत अच्छा रास्ता स्थापित किया है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाई है। अब इसको और गति देना ये काम है और निश्चित रूप से नड्डा जी के नेतृत्व में वो होगा। अमित शाह के अध्यक्ष रहते 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की और पूरे देश में पार्टी का विस्तार हुआ। ऐसे में नड्डा के सामने पार्टी को और ऊंचाइयों पर ले जाने की चुनौती है। शैलेंद्र मिश्र, राजेश राज के साथ डीडी न्यूज। और भाजपा मुख्यालय में कल बीजेपी के मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों से राज्यों की प्रगति, केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा की। बैठक में मोदी सरकार की योजनाओं के प्रभाव पर भी चर्चा की गई। इसके साथ बीजेपी शासित राज्यों में लागू की गई योजनाओं और बेहतर कार्यप्रणालियों पर भी बात हुई और विचारों का आदान प्रदान हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल साल 2018 के लिए पत्रकारिता जगत के प्रतिष्ठित पुरस्कार रामनाथ गोयनका का वितरण किया। दिल्ली में आयोजित एक समारोह में उन्होंने कई श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए। डीडी न्यूज की टीम को छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों के वक्त रिपोर्टिंग करने के लिए पुरस्कृत किया गया। राष्ट्रपति ने कहा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में मुश्किलों का सामना करते हुए निष्पक्ष जनसंवाद के लिए डटे रहना एक अदम्य साहस का संकेत है। ये सम्मान समर्पित है साहस को, निडरता को, समर्पण को, कर्तव्य निर्वहन करते हुए सर्वोच्च बलिदान को। ये सहरा बंधा है देश के लोक प्रसारक डीडी न्यूज को, जब उसे साल 2018 के लिए कॉन्फ्लिक्ट जोन से पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया गया।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए डीडी न्यूज के धीरज कुमार मोरमुकुट शर्मा को पुरस्कृत किया। साथ ही शहीद अच्युतानंद साहू की पत्नी हिमाचली साहू को पुरस्कार चिन्ह दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में मुश्किलों का सामना करते हुए निष्पक्ष जन संवाद के लिए डटे रहना एक अदम्य साहस का घोष है। It requires a great deal of inner strength and incredible passion for journalists to play so many roles at a time to arrive at truth. Their versatility is praiseworthy. But that prompts me to ask if such a sweeping exercise of power is accompanied by genuine accountability. दरअसल 30 अक्टूबर 2018 की दोपहर छत्तीसगढ़ अरनपुर थाना क्षेत्र के नीलवाया गांव से आई एक खबर ने डीडी न्यूज को स्तब्ध कर दिया था। 20 साल बाद गांव में मतदान केंद्र बनने वाला था। विधानसभा चुनाव के लिए लोकतंत्र का उत्साह था। इसी खबर के लिए डीडी न्यूज के धीरज कुमार मोरमुकुट शर्मा और अच्युतानंद साहू ने गांव का रुख किया, लेकिन गांव से ठीक कुछ पहले ही नक्सली घात लगाए बैठे हुए थे। उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और इस अचानक हमले में अच्युतानंद साहू शहीद हो गए। राजधानी दिल्ली में आज जब राष्ट्रपति ने उस टीम को पुरस्कृत किया तो एक बार फिर गम और गौरव के पल एक साथ हाजिर हुए। इसके अलावा रामनाथ गोयनका अवार्ड 2018 को अन्य श्रेणियों में भी दिया गया, जिनमें प्रिंट, ब्रॉडकास्ट और डिजिटल मीडिया माध्यम के पत्रकार शामिल रहे और उन्हें भिन्न भिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अच्युतानंद साहू की शहादत को मिला सम्मान। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह ने सोमवार को राष्ट्रीय कैडेट कोर के गणतंत्र दिवस शिविर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने एनसीसी को दुनिया का सबसे बड़ा युवा वर्दीधारी संगठन बताया। पेश है संवाददाता गिरीश निशाना की एक रिपोर्ट। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने दिल्ली में चल रहे एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर 2020 का सोमवार को दौरा किया। शिविर में पहुंचने पर नौसेना प्रमुख को एनसीसी के तीनों स्कंधों और छात्रा कैडेटों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद नौसेना अध्यक्ष ने गार्ड का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने फ्लैग एरिया समेत शिप मॉडल बनाने वाले कैडेटों से भी बातचीत की। देश भर के 17 निदेशालयों के कैडेटों से मुलाकात करते हुए उन्होंने एनसीसी को दुनिया का सबसे बड़ा युवा वर्दीधारी संगठन बताया। एनसीसी is the world's largest uniformed youth organization. It's a great organization which is doing a yeoman service to the nation, and I would urge all of you to take full advantage of this the kind of training that is offered by the NCC. नौसेना प्रमुख के सामने कई कार्यक्रम भी पेश किए गए। एनसीसी का सैनिक स्कूल कपूरथला बैंड भी गणतंत्र दिवस शिविर में अपनी धुनों से एक अलग ही छाप छोड़ता नजर आएगा। एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर के अंदर सैनिक स्कूल कपूरथला के कैडेट भी बहुत ही मनमोहक बैंड बजा रहे हैं। बात करते हैं सबसे छोटे कैडेट से। सुखबीर सिंह, कौन सी क्लास में हैं आप? 7th। कैसा लग रहा है आपको यहाँ गणतंत्र दिवस शिविर में? बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे वो कंपटीशन होते हैं और पहली बार आया हूँ मैं यहाँ पे। बड़े बड़े ऑफिसर डिग्नेटरी से मिलके अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सपोजर है यहाँ पे। अन्नू राणा इसको नेतृत्व कर रहे हैं। अन्नू, कैसा लग रहा है और किस तरह से लगता है जब आप सामने वीआईपी के सामने होते हैं? बहुत अच्छा लगता है सर। इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस एंड मोर ओवर दिस इज़ अ वेरी ग्रेट एक्सपोजर फॉर द सिलेक्टेड लॉट हु आर सिलेक्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर आरडी कैंप एंड दिस इज़ माय 4th आरडी कैंप सर। आई एम वेरी एक्साइटेड दिस ईयर सर। कहीं ना कहीं कैडेट जो है वो काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए है क्योंकि उन्हें गणतंत्र दिवस शिविर में हिस्सा लेने का मौका मिला है। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और देश के कुशल युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार मृदा योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत सरकार युवाओं में उद्यमशीलता की सुविधा प्रदान कर रही है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के युवाओं को भी इस योजना के तहत रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले से ग्राउंड रिपोर्ट।
मुद्रा योजना मध्य प्रदेश के रीवा जिले के लोगों के जीवन में एक नई रोशनी लेकर आई है। रीवा के आशीष वर्मा बताते हैं कि मुद्रा योजना के तहत उन्होंने ऋण के लिए आवेदन किया और उन्हें 1 लाख रुपए का ऋण मिला। इस पैसे से उन्होंने एक मोबाइल की दुकान खोली। आज इस दुकान से उनकी अच्छी कमाई हो रही है और दुकान के माध्यम से वे कई युवाओं को रोजगार भी दे रहे हैं। यूनियन बैंक से हमने मुद्रा योजना का लाभ लिया। योजना काफ़ी अच्छी योजना है, जिससे अपना मोबाइल काम कर रहे हैं, अच्छा काम चल रहा है बैंक के सहयोग से और योजना के सहयोग। नहीं, पहले तब तक कुछ नहीं था, इसी योजना का लाभ लेके हमने अपना काम चालू किया। रीवा जिले के निवासियों का कहना है कि मुद्रा योजना की बदौलत आज कई जिलों के लोगों को रोजगार मिला है। इसके लिए वे प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं सागर मोबाइल में काम करता हूँ। मेरा काम रिपेयरिंग का है और जब से मुझे यहाँ काम में मैं आया हूँ मुझे बहुत इनकम हुई है और मेरे घर वाले भी खुश हैं उससे। और यहाँ पे है कि मुझे अच्छा लगता है और पैसे भी मिल रहे हैं। मुद्रा योजना के तहत रीवा जिले में अब तक 6000 लोगों को रोजगार मिल चुका है। यह योजना न केवल कुशल युवाओं को रोजगार प्रदान कर रही है, बल्कि इस योजना के तहत उद्यमियता को भी गति मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आइए बढ़ते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। ऑस्ट्रेलिया में एक के बाद एक प्राकृतिक आपदाएं लोगों पर कहर बरपा रही हैं। पहले जंगलों की आग, फिर बाढ़ और अब जबरदस्त बारिश और ओलों ने यहां लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में कल गोल्फ बॉल के आकार के ओले पड़े। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में जबरदस्त ओलावृष्टि हुई, जिससे पूरा इलाका ओले की सफेद गेंदों और उसकी वजह से पेड़ों के टूटे पत्तों से भर गया। मौसम विभाग ने कहा है कि अब पूर्वी तटीय शहरों सिडनी, ओलांगोंग और न्यू कैसल में विनाशकारी तूफान, ओलावृष्टि और भारी बारिश की चेतावनी दी है। खबर इराक से, जहां की राजधानी बगदाद के ग्रीन जोन में अमेरिकी दूतावास के पास आज सुबह 3 रॉकेट गिरे। इस इलाके में सरकारी इमारतें और विदेशी कार्यालय हैं। इससे पहले कल सरकार विरोधी प्रदर्शन में बगदाद और बसरा में 2 इराकी प्रदर्शनकारी और 2 पुलिस अधिकारी मारे गए। दक्षिणी इराक में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाए और नासिरिया, करबला, अमारा सहित कई शहरों में मुख्य मार्ग बंद कर दिए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री अदेल अब्दुल महदी ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। इनमें इराकियों को मंजूर होने योग्य नई सरकार का गठन भी शामिल है। 1 अक्टूबर से शुरू विरोध प्रदर्शन से अब तक 450 से अधिक लोग मारे गए हैं। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए नया सवेरा के साथ। एक खुशहाल और उपयोगी जीवन के लिए चाहिए मन की शांति। इसीलिए मैंने चुना LIC। LIC से आता है जीवन में सुरक्षा का सुर। तो कहीं और क्यों जाएं? VIP कल्चर। हम लोग का टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? हम में क्या कमी है? दीदी, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, पर व्हाट टू डू? व्हाट टू डू? अभी दिखाती हूँ। ट्वीट करके बैंड बजाती हूँ VIP। आपके फोन में इंटरनेट है? व्हाट डू यू मीन? डिजिटल इंडिया है दीदी। VIP मतलब वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। अरे ऑनलाइन जाइए, फास्टैग स्टिकर खरीदिए और यहाँ गाड़ी पे चिपका दीजिए और देखिए भारत के हर हाईवे का फाटक आपके लिए कैसे फटाक से खुल जाएगा। आप इंटेलिजेंट हैं तो आप भी VIP बन सकती हैं दीदी। आधा घंटा आपके पास। ट्वीट करिए। फास्टैग स्टिकर लगाओ, आगे बढ़ो, इंडिया को आगे बढ़ाओ। ये लो। गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%। लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे क्यों नहीं डाले? वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
ब्रेक के बाद स्वागत है और अब खबरों में आगे देखते हैं अर्थ जगत की सुर्खियां और इसके लिए सीधे रुख करते हैं आंचल के पास। शुक्रिया जया। तो आज कारोबारी सत्र का दूसरा दिन यानी कि मंगलवार है। निगाह डालेंगे प्रमुख आर्थिक खबरों पर और सबसे पहले बात करेंगे एफडीआई को लेकर। भारत 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने वाले शीर्ष 10 देशों में शामिल रहा। इस दौरान भारत में एफडीआई 16% से बढ़कर 49 अरब डॉलर रहा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा तैयार वैश्विक निवेश रिपोर्ट में कहा गया कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं ने वैश्विक एफडीआई के आधे से ज्यादा हिस्से को आकर्षित किया है। दक्षिण एशिया में एफडीआई 2019 में 10% बढ़कर 60 अरब डॉलर पर पहुंचा और इसमें भारत ने अहम भूमिका निभाई। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी डीपीआईआईटी ने कहा है कि उसने पेट्रोलियम सर्विस स्टेशन के लिए कागज रहित लाइसेंस प्रक्रिया शुरू की है। पेपरलेस प्रक्रिया लॉन्च होने के बाद से अब तक 300 से अधिक लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं। पेट्रोल पंप के लाइसेंस देने की इस प्रक्रिया का लाभ 70,000 से अधिक पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं और तेल मार्केटिंग की जो कंपनियां हैं उन्हें मिलेगा। इस प्रक्रिया का एक अन्य लाभ यह है कि लाइसेंस की जो वैधता है अब उसे आप पोर्टल्स पर जाकर देख सकते हैं। इस ऑटोमेशन से पेट्रोलियम और गैस उद्योग को व्यापक लाभ होगा। इस प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन तरीके से आवेदन दाखिल किया जा पाएगा। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन तरीके से होगा। साथ ही आवेदन की जो प्रोसेसिंग है वो हर चरण में जो आवेदक है उसे अगर कोई सूचना होगी तो वो एसएमएस या फिर ईमेल द्वारा मिल पाएगी। आने वाली 1 जून से देश भर में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू हो जाएगी। केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने इसकी जानकारी दी। इससे राशन कार्ड धारक किसी भी अन्य राज्य में राशन की दुकानों से सस्ती कीमतों में चावल और गेहूं खरीद पाएंगे। सरकार को उम्मीद है कि इससे न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी बल्कि रोजगार या अन्य वजहों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले गरीबों को सब्सिडी वाले राशन से वंचित नहीं होना पड़ेगा। तक जो है पूरे देश में एक राष्ट्र और एक नेशन, एक राष्ट्र और एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड हम शुरुआत कर देंगे और उसमें कोई भी आदमी देश का उसको राशन कार्ड मिला हुआ है, कहीं भी कोई चला जाए उसको वही कार्ड के ऊपर में जो है उसको राशन जो है मिलेगा। और अब बात शेयर बाजार से जुड़ी हुई। सोमवार को घरेलू शेयर बाजार सुबह तेजी के साथ खुले और सेंसेक्स निफ्टी ने नया मुकाम भी हासिल किया, लेकिन नए शिखर पर चढ़ने के बाद दोनों फिसल गए। सेंसेक्स करीब 416 अंकों की गिरावट के साथ 41,528 पर, वहीं निफ्टी 27 अंकों का गोता लगाकर 12,224 पर बंद हुआ। इंडेक्स में शामिल हेवी वेट्स जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे शेयर्स में बिकवाली होने की वजह से बाजार में गिरावट आई। कारोबारियों के मुताबिक ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली हावी होने की वजह से दबाव बढ़ा। ऊर्जा के जो शेयर्स थे उसमें सर्वाधिक बिकवाली नजर आई। इंडसइंड बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, भारतीय स्टेट बैंक, सन फार्मा, मारुति सुजुकी, ये वो शेयर्स हैं जो 1% से ज्यादा लुढ़क गए। तो आज आर्थिक जगत में बस इतना ही। वापस चलते हैं बाकी बड़ी खबरों के लिए मेरी सहयोगी जया सिन्हा के पास। शुक्रिया आंचल इन सुर्खियों को हम तक पहुंचाने के लिए। और आर्थिक जगत के बाद बात कर लेते हैं खेल जगत की। भारतीय कप्तान विराट कोहली और उप कप्तान रोहित शर्मा ने कल जारी हुई आईसीसी वनडे रैंकिंग की बल्लेबाजी तालिका में पहले 2 स्थानों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाई हुई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद कोहली नंबर 1 और रोहित नंबर 2 रैंकिंग पर बरकरार हैं। दूसरी ओर चोट से उबरकर वापसी करने वाले जसप्रीत बुमराह गेंदबाजों की सूची में 764 अंक लेकर शीर्ष पर हैं। उनके बाद न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट दूसरे स्थान पर हैं। वहीं एक दिवसीय क्रिकेट की ऑलराउंडर सूची में रविंद्र जडेजा को 10वां स्थान मिला है।
और गुवाहाटी में जारी खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 11वें दिन असम के वेटलिफ्टर गुलाब गोगोई ने अंडर 21 कैटेगरी में नेशनल रिकॉर्ड तोड़ते हुए 81 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड जीतने में कामयाबी हासिल की। वहीं अंडर 21 के 89 किलोग्राम वर्ग में तमिलनाडु के वेटलिफ्टर एस लोकचंद ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि अंडर 21 बास्केटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में पंजाब ने तमिलनाडु को मात देते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। और साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन की कल से शुरुआत हो गई। प्रतियोगिता के पहले दिन जापान की नाओमी ओसाका पहले दौर की चुनौती को पार करने में कामयाब रही। ओसाका ने पहले राउंड में चेक गणराज्य की मेरी बोस्कोवा को 6-2, 6-4 से हराया। महिला वर्ग में ही अमेरिका की सेरेना विलियम्स भी अपना मैच जीतने में सफल रही। सेरेना ने पहले दौर के मैच में रूस की अनास्तासिया पोतापोवा को 6-0, 6-3 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। वहीं महिला वर्ग के एक अन्य मुकाबले में अमेरिका की कोको गॉफ ने अपनी हमवतन वीनस विलियम्स को 7-6, 6-3 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। साल 2018 ऑस्ट्रेलियन ओपन की विजेता कैरोलाइन वोजनिएकी ने भी जीत के साथ अपने सफर का आगाज किया। वोजनिएकी ने अमेरिका की क्रिस्टी आहन को 6-1, 6-3 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी एशले बार्टी ने भी अपने पहले दौर के मुकाबले में यूक्रेन की अपनी प्रतिद्वंदी लेसिया सुरेंको को 5-7, 6-1, 6-1 से मात दी। तो वहीं पुरुष वर्ग के मुकाबले में रॉजर फेडरर ने अमेरिकी खिलाड़ी स्टीव जॉनसन को 6-3, 6-2, 6-2 से मात देते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। पुरुष वर्ग के एक अन्य मुकाबले में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने भी जीत के साथ आगाज किया। जोकोविच ने जर्मनी खिलाड़ी जॉन लेनार्ड स्ट्रफ को 7-6, 6-2, 2-6, 6-1 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। और दक्षिण अफ्रीका में खेले जा रहे अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज अपना दूसरा मुकाबला जापान के खिलाफ खेलेगा। भारतीय टीम ने अपने पहले मुकाबले में श्रीलंका की टीम को 90 रन से हरा दिया था। भारतीय टीम की कोशिश रहेगी कि वो जापान के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज कर खुद को क्वार्टर फाइनल के करीब ला दे। पहले मुकाबले में भारतीय टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों बेहद प्रभावी और अनुशासित दिखी थी। वहीं जापान की बात करें तो टीम का पहला मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ बारिश के चलते धुल गया था। भारतीय टीम अपने अंतिम मैच में 24 जनवरी को न्यूजीलैंड से भिड़ेगी। और आइए अब राजधानी दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्रों की कुछ अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। शुरुआत यहां पर करेंगे जनसत्ता से। जनसत्ता ने अपनी पहली सुर्खी बनाया है रामनाथ गोयनका पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति का संबोधन। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कई अहम बातें कही, जिसमें एक बात यह थी कि फर्जी खबरों के खतरे से आगाह किया राष्ट्रपति ने। जी हां, आजकल हम देखते हैं जिस तरह से अफवाहों का दौर बहुत ही गर्म रहता है, कई लोगों की जान भी जाती है, कई दुखद घटनाएं हो जाती हैं सिर्फ और सिर्फ एक गलत खबर की वजह से। तो ये बहुत ध्यान रखना होगा कि हम फर्जी खबरों से बचें। जो लिखने वाले हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी समझें और जो पढ़ने वाले हैं और इसको आगे बढ़ाने वाले हैं वो भी इस जिम्मेदारी को समझें। साथ ही रामनाथ गोयनका पुरस्कार अब डीडी न्यूज के लिए बहुत ही खास था, क्योंकि डीडी न्यूज की टीम को पुरस्कृत किया गया और ये गर्व का मौका था। साथ ही साथ पुरानी यादें, जो दुखद यादें थी, वो भी सामने आ गई जब हमने अपने एक कलीग अच्युतानंद साहू को खो दिया था नक्सल रिपोर्टिंग करते हुए। राष्ट्रीय सहारा की बात करें तो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को उसने अपनी पहली खबर बनाया है। पीएम सर की क्लास लगी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्लास, जहां पर उन्होंने कहा कि विद्यार्थी विफलता से नहीं डरे और साथ ही अच्छे अंक लाना ही सब कुछ नहीं है, सिर्फ पढ़ाई में अच्छा करना ही सब कुछ नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हम अच्छा काम कर सकते हैं, अपने जो शौक हैं, अपनी हॉबीज हैं, उसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं और खास तौर पर हमें बोझ नहीं बनाना चाहिए
परीक्षा को लेकर और अच्छे अंक मिलना ही जिंदगी नहीं है, इस सोच से बाहर निकलना चाहिए। अगर हम बात करें दैनिक जागरण की, तो ब्रह्मोस से लैस सुखोई 30 MKI युद्धक विमान तंजावुर एयरबेस पर तैनात हो गया है। दक्षिण भारत के किसी सैन्य बेस पर इसकी पहली तैनाती है और ये युद्धक विमान 1 घंटे में 2450 किलोमीटर तक पहुंच जाता है और टाइगर शार्क्स का नाम दिया जाता है सुखोई विमानों के इस स्क्वाड्रन को। तो ये एक दक्षिण भारत में जो सुरक्षा की बात कर रहे हैं वो सुदृढ़ होती यहाँ पर नजर आ रही है। इकोनॉमिक टाइम्स में खबर है, JNK लद्दाख को इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए विशेष पैकेज। जी हाँ, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर विकास की एक नई राह पर आगे बढ़ चला है, तो बजट में जम्मू और कश्मीर लद्दाख में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक पैकेज की घोषणा की जा सकती है और इसमें रियायत दर पे लोन देने की भी बात हो रही है। जिस तरह से हम देख रहे हैं काफ़ी जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं वो भी आगे आई हैं और उन्होंने कहा है कि उन्होंने इच्छा जताई है कि वो जम्मू कश्मीर में निवेश करना चाहते हैं और जो उसकी जो विकास की जो गाथा है उसमें वो हिस्सेदार बनना चाहते हैं। अब देखते हैं कि बजट में क्या कुछ घोषणा हो सकती है जम्मू कश्मीर के लिए। दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्रों की कुछ खबरों में इतना ही। आगे बढ़ते हैं खबरों में और आपको दिखाते हैं गुड न्यूज़। आपको लिए चलते हैं त्रिपुरा के वाघमन गांव, जहां हर शनिवार गांव के बच्चे, बुजुर्ग और युवा सभी मिलकर अपने गांव की सफाई में जुट जाते हैं और यही कारण है कि वाघमन गांव देखते ही देखते त्रिपुरा का सबसे स्वच्छ गांव बन गया है। कहते हैं स्वच्छता में ही ईश्वर का वास होता है। स्वच्छता सकारात्मकता को अपनी ओर खींच ले आती है। अगरतला का वांगमन गांव स्वच्छता और सामुदायिक प्रयास की बेहतरीन मिसाल बनकर सामने आया है। अगरतला से 220 किलोमीटर दूर स्थित ये गांव त्रिपुरा का सबसे स्वच्छ गांव बन गया है। मिजो जनजाति की बहुलता वाले इस गांव की कहानी पहले ऐसी नहीं थी और यहाँ के निवासी यहाँ मौजूद गंदगी से परेशान थे, लेकिन फिर उन्होंने संगठन की शक्ति को समझा और एक होकर इस अस्वच्छता के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। शनिवार की हर सुबह 7 बजे से हमारा एक ही काम होता है कि हम सब मिलकर गांव की साफ सफाई का काम करें। इस काम में बच्चे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यंग मिजो एसोसिएशन भी इसमें हमारा साथ दे रही है। हम अपने प्रधानमंत्री जी से अपील करेंगे कि वो यहाँ आएं और देखें कि हमने अपने गांव को कितना स्वच्छ और सुंदर बना रखा है। ये गांव अगरतला के जामपुई हिल्स में स्थित है। जामपुई हिल्स इलाका राज्य की सबसे ऊंची पहाड़ी माना जाता है। अपनी कुदरती खूबसूरती के कारण भी ये गांव सैलानियों को अपनी ओर खींचता रहा था, लेकिन अब अपने निवासियों की स्वच्छता के प्रति जागरूकता के कारण ये गांव सुर्खियां बटोर रहा है। वांगमुन गांव त्रिपुरा का सबसे स्वच्छ गांव बन गया है। अब तो ये मावली नोंग को भी टक्कर दे रहा है। हमारी एसोसिएशन यंग मिजो एसोसिएशन इसमें अपनी पूरी हिस्सेदारी दे रही है। हाल ही में इस गांव को पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त और सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त घोषित किया गया। अगरतला का वांगमन गांव इस बात की बेहतरीन मिसाल है, जो ये कहती है कि अगर सब लोग साथ खड़े हो जाएं, तो बदलाव की कहानी लिखना मुश्किल नहीं है। गुड न्यूज इंडिया के लिए अगरतला ब्यूरो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अभी एक ताज़ा खबर आ रही है। इस वक्त की अहम खबर गुजरात के सूरत के रघुवीर बाजार में भीषण आग लगने की खबर है। आग को बुझाने के लिए दमकल की 40 गाड़ियां इस वक्त मौके पर पहुंच गई हैं। आग को बुझाने की कोशिशें जारी हैं। तस्वीरों में हम देख सकते हैं काफी भयानक ये लग रही है ये आग। रघुवीर टेक्सटाइल मार्केट, ये वहां का होलसेल मार्केट है गुजरात का, जहां पर ये आग लगी है। फिलहाल जो दमकल की गाड़ियां हैं, 40 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। इस पूरी खबर पर हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल अगर हम बात करें मौसम की, तो आइए जान लेते हैं मौसम का हाल।
इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आइए आपको दिखाते हैं चीन के स्प्रिंग फेस्टिवल की कुछ झलकियां। आपको छोड़े जाते हैं इन झलकियों के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।